हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर गए प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट 10 नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं, जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट में टोटल 37 क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस में हम बताए हिंदी के 35 जो चैप्टर होते हैं वहां से हम क्वेश्चन लेते हैं। कंप्लीट हिंदी एक ही प्रैक्टिस सेट में हमारे क्वेश्चन लेके चलते हैं टॉपिक वार। हमारे इस प्रैक्टिस सेट की यही खास बात है। दोस्तों, जब मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ एक स्टूडेंट की तरह ही बनाता हूँ कि अगर मैं पढ़ता तो मुझे किस चीज की जरूरत होती, वो सब मैं इसमें लिख देता हूँ। और आज मैं प्रैक्टिस सेट में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वो एक्स्ट्रा फैक्ट आपने पहली बार देखे होंगे, कुछ ने पहली बार सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे और वहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब पर उन्हें कोई कराता नहीं है। तो मैं एक ही जगह एक ब्लैंक स्लाइड मैंने छोड़ी है आपके लिए, वहां पर वो कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। अब पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिह्वा के आधार पर, ये आपको देखना है क्या बोला है, जिह्वा के आधार पर मध्य स्वर है। तो मैंने वर्ण दो प्रकार के बताए थे। वर्ण दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। स्वर जो होते हैं मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, तीन मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? एक होता है हर्ष, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत स्वर। हर्ष वो होता है जिसमें एक मात्रा दीर्घ वो जिसमें दो, और प्लुत का मतलब जैसे आप राम शब्द बोल देते हैं, किसी शब्द को जब लंबा खींचते हैं, समझे मात्रा। अब हम देख लेते हैं जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ये आपको नोट करते जाना है एक्स्ट्रा फैक्ट। कौन कौन सा? एक होता है अग्र स्वर, एक होता है आपका मध्य और एक होता है आपका पश्च होता है। फिर आपका होता है मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कैसे? संवर्त, संवर्त होता है, एक होता है अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त। संवर्त में पूरी तरह मुंह बंद रहता है, संवर्त अर्ध संवर्त में थोड़ा सा खुला रहता है। विवर्त में जो होता है, विवर्त थोड़ा खुला रहता है और सबसे ज्यादा खुला रहता है अर्ध विवर्त में, अर्ध विवर्त में। समझ में आ गए? अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, लास्ट का जो हमारा इसमें पड़ता है वह ओष्टाकृति के आधार पर। ओष्टाकृति के आधार पर, ओष्टाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो व्रतमुखी। व्रतमुखी का मतलब जो व्रत बनाते हैं। व्रत कौन कौन से बनाते हैं? जैसे ऊ बनाता है, ओ बनाता है, औ बनाता है, आउ बनाता है। और दूसरा होता है अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। समझे आप? इसमें अर्थ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 10 होते हैं। इसमें कौन सा नहीं लिया जाता? इसमें री को नहीं लिया जाता, क्योंकि कभी हम देखो, अगर मैं रिद्धि को ऐसे लिख दूं तो ये भी सही है, और रिद्धि को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये भी सही है। समझ में आ गया? तो ये रे की, ये जो री होता है, ये किसकी ध्वनि बोल रहा है? एक व्यंजन की। तो इसलिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर मैंने बोला स्वर 10 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर लिखने के आधार पर बताएंगे आप तो 11 होते हैं। कितने? 11। ये आपको पता होना चाहिए। और तो इसमें से जीवा के आधार पर कौन सा है? तो अग्र, मध्य, पश्च। अग्र स्वर जो होते हैं, यहां थोड़ा सा लिख दूं, यहां लिख देता हूं। जो अग्र स्वर होते हैं वो होता है जैसे ई, बड़े वाला ई, और ये ए और ये आई। मध्य में आपका केवल एक आता है ए। फिर आपके पश्च, पश्च स्वर में याद रख लेना, री को नहीं लेना, हमें री को नहीं लेना। यहां पर आ जाएगा आपका, आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, फिर ऊ बड़ा वाला ऊ आ जाएगा, ओ, औ और एक आओ। ये आगत स्वर है। ये कौन सा है? ये आगत स्वर है। तो समझ में आ गया? इसमें आपको मध्य में कौन सा जीवा के आधार पर, मध्य में कौन सा पड़ता है? आ पड़ता है। तो क्या आ गया? आ पड़ गया आपका। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो उसको क्या कहते हैं? जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो उसको हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, खुद से भी ट्राई करो दोस्तों, और कितने क्वेश्चन आपके सही रहेंगे ना वो कमेंट में बताया करो, और मुझे ये भी बताया करो कि आपका किस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ है।
मैंने प्रसिद्ध पत्र एवं पत्रिका और प्रसिद्ध पंक्तियों पर वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका, प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ट्रिक और माइंड मैप के माध्यम से आसान भाषा में समझाया गया, आप जाकर के देख सकते हैं। वहां से 2 क्वेश्चन तो आपके गलत ही नहीं होंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अर्धविराम। अर्धविराम, ये उपविराम का चिन्ह ये होता है। इसको उपविराम में कैसे लिखते हैं? जैसे भारत, अब देखो जैसे भारत, एक नजर, एक नजर, इस तरह से उपविराम का चिन्ह लगता है। अल्प विराम का चिन्ह ये हो गया। पूर्ण विराम से जो अल्प विराम में कम समय के लिए, अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा है, और पूर्ण विराम में पूरी तरह रुका जाता है। विवरण चिन्ह, जब हम किसी चीज के बारे में विवरण देते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, या फिर कहे उदाहरण, एक एग्जाम्पल इसके लिखते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं, उदाहरण। जब हम किसी चीज का उदाहरण देते हैं तो इसका मतलब हम कुछ विवरण लिख रहे हैं उसके बारे में। जैसे जैसे लिखते हो आप, जैसे, ये विवरण ही तो देते हैं। अर्धविराम का चिन्ह आपका ये वाला होता है, अर्धविराम का चिन्ह। समझ गए? अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह कौन सा होता है? अर्धविराम। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? विराम चिन्हों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? टोटल 20। कामता प्रसाद गुरु ने किसको विराम चिन्ह नहीं माना? मतलब किसको बताया कि ये सब इंग्लिश इंग्लिश से आए हैं? तो जो ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम को छोड़ करके उन्होंने बताया कि जो जितने भी बाकी बचे हैं वो सब 19 के 19 कहां से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो ये अर्धविराम कैसे हुआ मैं बताता हूं। देखो, मैंने अगर एक सेंटेंस यहां लिखा कि मोहन, मोहन जगह कम है तो लिख देता मोहन स्कूल, स्कूल स्कूल से आया, यहां अर्धविराम लगाया। खाना खाया, खाना खाया, और खेलने चला गया, खेलने चला गया, ये लिखा मैंने। तो मोहन पे ये 2 उपवाक्य जो है वो डिपेंड है कि मोहन स्कूल से आया, खाना खाया और खेलने चला गया। आप भी बोलते होंगे तो ये क्या होता है? ये अर्धविराम होता है। एक प्रधान उपवाक्य है, मोहन स्कूल से आया, और इस पर 2 अनेक का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो 2 इसमें डिपेंड है, इसी के ऊपर निर्भर है, तो यहां पर अर्धविराम चिन्ह लग जाता है। समझ में आ गए? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? वर्तनी से क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप खुद से भी इसमें बताओ कौन सा इसमें सही है। कृपा कैसे बनता है? ये देखो, कृपा शब्द बताओ कैसे बनता है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, कृपा शब्द ऐसे बनता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, कृपा होता है कृपा। हवा में कौन सी संज्ञा है? इंपॉर्टेंट है आपको बताना। संज्ञा क्या होती है? 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपकी? संज्ञा होती है आपकी 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थ, पदार्थ को हम द्रव्यवाचक भी बोलते हैं। और कौन सी होती है? एक समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह में कौन कौन सा आता है आपका? जैसे समूह में आपका परिवार आ जाता है। परिवार में समूह कितने लोग होते हैं? परिवार समूह तो है इसमें। सेना आ गया आपका, आपका टीम, टीम भी तो समूह ही है एक तरह से। समझ में आ गए? और पदार्थ में आपका क्या होता है? जैसे सोना हो गया, ठोस द्रव्य गए, सोना, चांदी, लकड़ी, ये सभी किसमें आ गया? पानी, ये इसी में आता है। जो जितनी गैसें होती हैं वो सब किसमें आती है? पदार्थ या द्रव्यवाचक में। भाव में आ सकते हैं, जैसे हमने कहा, भाव में जैसे हमने कहा कि गुस्सा, प्रेम, घृणा, ये सब क्या है? ये भाव है। समझ में आ गया? भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें आप क्या है, छू नहीं सकते, उसे केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे पीड़ा, पीड़ा को कहीं दिखाई नहीं देती, वो केवल महसूस हो जाती है। दुख क्या होता है? दुख केवल महसूस होता है, वो दिखाई नहीं देता, आप उसको छू नहीं सकते। यानी जो हमारे गुण होते हैं, दोष होते हैं, उन सब की जो विशेष होती है वही भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, जातिवाचक संज्ञा में क्या हो सकता है? जातिवाचक जैसे गाय, गाय जातिवाचक कैसे हुआ? गाय क्या मतलब होता है? सारी गायें, चाहे वो किसी भी देश की हो, सारी गायें आ गई तो पूरी जाति को बता दिया। पशु पूरे पशु वर्ग को बता रहा है, पूरे पशु वर्ग को, और पक्षी भी पूरे पक्षी वर्ग को बता रहा है। समझ में आ गए? गाय हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुआ, ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा होती है। मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूं कामधेनु गाय, तो अगर मैं ये लिख दिया मैंने कामधेनु गाय,
तो गाय तो है, लेकिन कौन सी? कामधेनु तो विशेष हो गई, तो कौन सा हो जाएगा उसमें? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। व्यक्तिवाचक संख्या जो होती है, जो अपने आप में एक विशेष हो, जैसे खुद में एक हो। जैसे मैं बता दूं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यहाँ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिख लेते हैं। जैसे ताजमहल मैंने लिख दिया, लाल किला लिख दिया, लाल किला लिख दिया, हवा महल लिख दिया, हवा महल। हवा महल कोई है? चांदनी चौक है आपका, चांदनी चौक। तो चांदनी चौक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत वही वाला आएगा। तो ये क्या? व्यक्तिवाचक संख्या हो गई। समझ में आ गया इतना? तो हवा क्या है? एक गैस है, एक गैस ही तो होती है। तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों धैर्य बना के पढ़ना आपको। आप विद्यार्थी के 5 तो लक्षण होते हैं, लेकिन 2 लक्षण रखने हैं आपको अपने अंदर, एक धैर्य और एक भरोसा। धैर्य को आप रख लो और भरोसा मुझ पे रख दो, ठीक है ना? धैर्य आप रखो और भरोसा मुझ पे रखो। एक मैं बता रहा हूं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? मैं हर प्रैक्टिस सेट में सर्वनाम को बता देता हूं, और ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। तो बताओ कितने होते हैं हिंदी में, कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम, सबसे पहले हम सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे मैं समझा देता हूं। अगर मैंने कहा कि मोहन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, मोहन बहुत मेहनती है, मोहन बहुत मेहनती है, मोहन, मोहन समय से अपना काम करता है, अपना काम करता है। ध्यान से सुनना। तो यहां भी मोहन, यहां भी मोहन, यहां भी मोहन। अब क्या हुआ? अगर बार बार इरिटेट हो रहे हो आप, मोहन 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 मोहन, अब मैं कहूँ मोहन अच्छा है, मोहन ये करता है, मोहन वो करता है, तो आप कहेंगे यार बार बार मोहन क्यों बोल रहे हो, कुछ और बोलो इसकी जगह। तो इसकी जगह कुछ और क्या, क्या बोलेगा? वह शब्द बोल दिया, वह। और वह क्या है? एक सर्वनाम है। समझ में आ गया? तो ये सर्वनाम है। हिंदी को ना इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। प्रैक्टिकल रूप से पढ़ो। तो मोहन स्कूल जाता है, तो मैंने कहा मोहन स्कूल जाता, वह क्या करता है? वह बहुत मेहनती है। और फिर करा वह समय से अपना काम करता है। वह किसके लिए आया? मोहन के लिए यूज कर रहा हूं मैं, बहन। और मोहन क्या? एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जब संज्ञा के स्थान पर मैं क्या प्रयोग किया? सर्वनाम। तो यही तो सर्वनाम होता है, वह शब्द किया और वह क्या? एक सर्वनाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मैं अभी बताता हूं कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, किसकी संख्या कितनी होती है। तो जैसे मैं और हम हो गया, तू या तुम हो गया, फिर आपका हो जाता है जैसे आप या खुद, आप या खुद, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, फिर ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई या कुछ होता है। जैसे मैं, हम, तुम, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। समझ में आ गए? तो आपके टोटल कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11 सर्वनाम। ये मैं या हम एक में ही आते हैं, मैं या हम एक में ही आते हैं। तो एक हो गया आपका, दो हो गया आपका, तीन हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं या हम एक में आते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज आपको बता देता हूँ। भाई धैर्य बनाकर रखो दोस्तों, सब कुछ आपको एक जगह। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा सर्वनाम होता है आपका? निजवाचक। यह हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो आपका सर्वनाम होता है वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। और तीसरा सर्वनाम होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर चौथा सर्वनाम होता है आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। और जो पांचवा सर्वनाम होता है आपका वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और जो छठा सर्वनाम होता है आपका वो होता है क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? पहले 3, जैसे कैसे? पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं या हम, तुम, यह और वह, ये शब्द आते हैं।
निजवाचक में अपने लिए आता, खुद शब्द आता है, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, या फिर इसमें अपने आप कर लूंगा। निश्चयवाचक में यह वह, यह वह, यह वह, यह वह यहाँ भी आते हैं। कैसे आते हैं मैं बताऊं। जैसे ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप परेशान हो जाओगे, छोड़ो इसको, बस इतने समझो। ये निश्चय, अनिश्चयवाचक में आता है कोई या कुछ, कोई या कुछ होता है। संबंध में आता है जो, जिस, जिसका। और पर्सनवाचक में क्या, कौन, क्या। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल गई आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की। संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कौन होते हैं वे, विशेषण होते हैं। अब इसमें कौन सा विशेषण नहीं है ये आपको बताना। तो देखो, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक होता है आपका कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। फिर चौथा कौन सा होता है आपका, सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम विशेषता बताता है संख्या की, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे छोटा और बड़ा, ये विशेषण है ना। जैसे मैंने कहा छोटा आदमी, बड़ा आदमी, हो गया। कि 2 किलो, 3 किलो, विशेषता बताई कि 2 किलो चीनी, विशेषता है चीनी की, मुझे 2 किलो चाहिए, तो ये विशेष हो गया। ये भी हरा रंग, पीला रंग, ये हो गया। लेकिन राम लक्ष्मण जो है ये विशेषण नहीं है, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहन बाजार पहुंच गया, किस प्रकार की क्रिया है। अच्छा देखो, 2 चीज मैं आपको बताता हूँ क्रिया के बारे में। कुछ क्रियाओं को मैं लिख दे रहा हूँ, वो आपको देखना है। जैसे एक हो गई आपकी सकर्मक क्रिया, सकर्मक। एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया, एक होती है आपकी द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म हो, एक होती है आपकी पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। फिर होती है आपकी नामबोधक, नामबोधक, नामबोधक क्रिया। समझ में आ गए। सहायक क्रिया भी होती है, लेकिन सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म सहित, जिसमें कर्म हो। इसका उत्तर आप काया किसको लगा कर क्रिया में ले सकते हैं। अकर्मक होता है बिना कर्म के, जिसमें कर्म वाक्य में कर्म न हुआ, अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक में जैसे 2 कर्म हो, जैसे द्विकर्मक में कैसे, जैसे माँ ने बच्चे को, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। क्या पिलाया, दूध। और किसको पिलाया, बच्चे को। तो 2 कर्म होगा इसमें, द्विकर्मक। पूर्वकालिक का मतलब होता है जब हम पहला काम कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक। जैसे मैंने पढ़कर खाना खाना खाया, खाया, मैंने पढ़कर खाना खाया। तो मैंने पहले कौन सा काम किया, पढ़ने का, उसके बाद कौन सा, खाना खाने का। तो जो पहले वाला पढ़कर लगा है, कर शब्द हमेशा क्रिया में लगता है पहले वाले वाक्य में, तो ये पूर्वकालिक हो जाता है। नामबोधक वे होते हैं जब संज्ञा, नामबोधक क्रिया वे होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जैसे हाथ क्या है, हाथ आपका एक संज्ञा शब्द है, हाथ से क्या बन जाएगा, हथियाना। हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना, यही तो बना। और एक क्रिया में आपको भूल गया, वो क्रिया होती है उसको ये नामबोधक क्रिया तो आपकी हो गई, पूर्वकालिक क्रिया भी आपकी हो गई। एक होती है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक होती है जब हम किसी से अपना काम करवाते हैं। जैसे मैंने मोहन से किताब पढ़वाई है, किससे, मोहन से किताब पढ़वाई। जब हम किसी और से अपना काम करवाते हैं प्रेरणा देकर, तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पढ़वाना, इसमें आना वाना शब्द लगते हैं, आना वाना, पढ़वाना, इसी से लिखवाना। समझ में आ गए। इतना आपको जानकारी लेनी है बस। तो मोहन बाजार पहुंच गया में किस प्रकार की क्रिया है, तो इसमें क्रिया में लिखो कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, बाजार पहुंच गया। तो मैं किस प्रकार की क्रिया, नाम बोधक है, पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है, सकर्मक है, अकर्मक। तो मोहन बाजार पहुंच गया, तो इसमें क्या है, कर्म है ना, बाजार कर्म है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रकार बताना। क्रिया विशेषण को हम अव्यय भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अव्यय। और ये 4 तरह का होता है, मैं आपको उसके बता दूं डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। कौन कौन सा होता है, चलो ये लिखा है यहाँ पर, रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक और परिमाणवाचक है। रीति में आप क्रिया में, जब मैं बार बार क्यों बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं
कि आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। ये रीतिवाचक में कैसे प्लस कैसा, जब हम क्रिया के साथ में लगाते हैं तो रीतिवाचक का मिलेगा। परिमाण में जब हम कितना प्लस क्रिया कर देते हैं, जब हम कितना प्लस क्रिया करते हैं तो परिमाण पता चलता है, और जब हम कब प्लस क्रिया कर देंगे तो आपको काल के बारे में पता चलेगा, और जब हम कहाँ प्लस क्रिया कर देंगे तो आपको स्थान के बारे में पता चलेगा। तो व्याप्त क्रिया है, व्याप्त है, तो मैं पूछूंगी कब व्याप्त है, तो कब, काल पता तो नहीं। और रीति का मतलब कैसे व्याप्त है, कोई तरीका, रीति का मतलब होता है तरीका काम करने का, कोई है इसमें नहीं है। तो परिमाण में कितना व्याप्त है लिखा तो नहीं, लेकिन स्थान कहाँ व्याप्त है, सर्वत्र, तो स्थान आ गया ना भाई। कहाँ व्याप्त है, सर्वत्र का मतलब सब जगह, सब जगह, हर जगह व्याप्त है। तो कहाँ का, इस कहाँ से पता चल गया ना, मैं जब हम कहाँ लगा, कहाँ व्याप्त है तो सर्वत्र। ऐसे ही आपको लगा के देखना, आप आराम से बता लोगे। जिसका उत्तर मिल जाए वही इसमें रहेगा। जैसे कहाँ से बिल्कुल फिट बैठ गया, ये कहाँ व्याप्त है, सर्वत्र। बाकी से नहीं बैठा था तो स्थानवाचक हो गया। बस अब देखो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लिंग दो तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग, अब स्त्रीलिंग की आप पहचान कैसे करेंगे, जैसे मेरी और होती है लगा करके। पुल्लिंग की पहचान करेंगे जैसे मेरा और होता है, होता है, ऐसे। जैसे पूड़ी होती है या होता है, पूड़ी होती है तो खाई जाती है, खाया जाता है, पूड़ी खाई जाती है, तो ऐस हो गया, यानी स्त्रीलिंग। धनिया, धनिया होता है या होती है, धनिया होता है, तो यह पुल्लिंग हो गया। खीर खाई जाती है या खाया जाता है, खीर खाई जाती है, तो खीर क्या हो गया, स्त्रीलिंग। रोटी बनाई जाती है, बनाया जाता है, बनाई जाती है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। जहां पर अंत में ईकारांत हो, ईकारांत, ईकारांत, ईकारांत का मतलब क्या होता है, और जहां अंत में कौन सा हो, ए या आकारांत, आकारांत हो जहां, वहां पर आपका होता है पुल्लिंग। और जहां ईकारांत हो वहां होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग ज्यादातर, मोस्टली। समझ में आ गए। तो ई आया ना, खाती है, ती है खीर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग, धनिया होता है ना, तो पी। समझ में आएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चश्मा, शब्द का वचन बताना। वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में दो तरह के वचन होते हैं। कौन सा होता है, एक तो होता है आपका एक वचन, दूसरा होता है आपका बहुवचन, दूसरा होता है आपका बहुवचन। चश्मा क्या होता है, चश्मा एक आंख पे पहनते हो या दो आंख पे पहनते हो, ये बताओ। तो चश्मा दो आंखों में पहनते हो। चश्मा बहुवचन है, ये सदा बहुवचन है। चश्मा सदा बहुवचन होता है। समझ में आ गए। जहां भी आपको युग्म में चीज दिखाई दे, युग्म में या जोड़े में चीजें दिखाई दे, वहां होता है आपका सदा बहुवचन। जैसे आपके आंसू हो जाते हैं, जैसे आपके चश्मा हो जाता है, आपका जूते हो, जैसे आंसू, चश्मा, जूते, ये सब क्या है, सदा बहुवचन है। और जो जिन्हें आप गिन नहीं सके, जिन्हें गिन न सके, गिन न सके, वो होता है आपका सदा एक वचन, सदा एक वचन। जैसे वर्षा, वर्षा को आप गिन सकते हैं एक दो तीन करके। पानी, तेल, घी, ये सब क्या है, ये सदा एक वचन है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि पक्षी उड़ रहे हैं, काल का कौन सा रूप है। हमने बताया था काल तीन तरह के होते हैं। कितने, तीन तरह के। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भूतकाल, एक होता है आपका वर्तमान काल, और एक होता है आपका भविष्य काल। ट्रिक बताई थी 653, याद रखो। 6 भेद होते हैं भूतकाल के, वर्तमान के 5, और 3 भेद होते हैं भविष्य काल के। तो पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें काल कौन सा काल का रूप है, ये वर्तमान काल है, ये तो पता चल गया। लेकिन कौन सा वर्तमान है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो यानी अभी काम जारी है, नहीं है, जारी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। इसको हम तात्कालिक वर्तमान भी, तात्कालिक वर्तमान भी इसको बोलते हैं, यानी काम चल रहा है वर्तमान में। समझ में। संदिग्ध भूतकाल हमेशा, संदिग्ध चाहे कोई सा भी हो, होगा होगी शब्द हमेशा रहता है, होगा होगी शब्द हमेशा इसमें रहेगा, ये आपको याद रख लेना है। समझ में आ गया। हेतु, हेतु मत में यदि शब्द आता है ज्यादातर शुरू में। संकेत, यदि तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते, यदि तुम ये कर लेते तो वो हो जाता। समझ में आ गया ये आपके, इतना, इतनी जानकारी आपको इसकी समझ में आ गई। ये तो हेतु मत भूतकाल में होता है, याद रख लेना, ये कभी वर्तमान में नहीं आता। सामान्य वर्तमान में जैसे वह जाता है, नॉर्मल सा हो गया। नेक्स्ट,
उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार होता है? वाच्य तीन तरह के होते हैं, एक कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य का मतलब जब सब कुछ बोझ भार कर्ता पे पड़ा हो, जैसे मोहन किताब पढ़ता है। पढ़ने का काम कौन कर रहा? मोहन, उसके अलावा कोई और कर रहा? नहीं कर रहा। कर्मवाच्य का मतलब होता है जैसे उसके द्वारा, जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँ कि मोहन के द्वारा किताब पढ़ी गई, तो मैंने नहीं पढ़ी, किसी और से जब हम अपना काम करवाते हैं, जब हम कर्म पर प्रभाव डालते हैं, जैसे मोहन के द्वारा किताब पढ़ी गई, मैंने नहीं पढ़ी, किसने पढ़ी? मोहन ने, मैंने किसी और से काम कराया अपना, तो ये कर्मवाच्य है। भाववाच्य में हमेशा असमर्थता, असमर्थता और निषेधात्मकता बात करी जाती है, निषेधात्मक बात करी जाती है। समझ में आ गया? तो उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, असमर्थ कह रहा है कि भाई नहीं लिख पाऊंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो ये भाववाच्य आ गया आपका, भाववाच्य आ गया आपका। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक को परसर्ग भी बोलते हैं दोस्तों। और कारक के कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा कारक इसमें नहीं होता? एक तो कर्ता कारक, कर्ता वाला कारक इसमें नहीं होता, कर्ता वाला कारक नहीं होता ना, कर्ता कर्ता कारक इसमें नहीं होता, कर्ता वाला कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये नहीं होता ना। संप्रदानों के लिए संबोधन नहीं होता, समझ गए? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब संप्रदान का मतलब होता है के लिए शब्द आता है इसमें, के लिए यानी जिसके लिए कोई काम किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैं सीता के लिए फूल लेकर के आया, तो मैंने सीता के लिए कुछ काम किया है, तो संप्रदान आ जाएगा, ये आपको समझना है। अपादान का मतलब होता है अलगाव की स्थिति में, जैसे वृक्ष से फल टूट कर गिरा, वृक्ष से फल टूट कर गिरा यानी अलग हो गया बिल्कुल, या छत से बच्चा गिर गया, तो छत से बीच अगर अलगाव की स्थिति हो गई। अधिकरण का मतलब होता है या तो कोई किसी चीज के अंदर हो या किसी चीज के ऊपर है, जैसे मेज पर पुस्तक है तो पर शब्द आ गया, घोंसले में चिड़िया है तो में आ गया, अंदर या तो किसी चीज के या फिर ऊपर हो। संबंध का मतलब होता है जैसे का की के शब्द आता है, मोहन का भाई है, श्याम का भाई है, राम की किताब है, तो संबंध है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अलग वाली स्थिति हो रही, भी टूट के गिर रहे हैं, तो अपादान कारक आ जाएगा, अपादान आ जाएगा। समझ गए ना? कारक कितने होते हैं? कारक के परसर्ग में बोलते हैं कारक को 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने? 8 प्रकार के। लेकिन तत्पुरुष समास में कर्ता वाला और संबोधन वाला कारक नहीं आता है, आपको याद रख लेना। तो कारक कितने होते हैं? टोटल 8 प्रकार के। समझ में? कारक को परसर्ग भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा अंगुली शब्द का तद्भव है? तद्भव क्या होता है? संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो तद्भव होता है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द है। तत्सम शब्द की हम पहचान बता देते हैं, जैसे अक्षत्रिय होता है, त्र त्रिशूल होता है, अज्ञ ज्ञानी, श्रेय श्रमिक होता है, री से ऋषि होता है। ये इसमें फिर आपका जैसे और नीचे वाला रय होता है, ये फिर ऊपर वाला रय हो जाता है। संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर जहां मिलते हैं वहां पर क्या हो जाता है? तत्सम शब्द हो जाता है। तो अंगुली शब्द का तद्भव रूप हमें बताना। अंगुली को आप आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? कहते यार मेरी उंगली में दर्द हो रहा। उंगली में, अंगुली नहीं बोलते आप, उंगली बोल लो, उंगली में। तो क्या होगा? ये ऑप्शन भी बिल्कुल, उंगली में दर्द हो रहा, हो गया ना सही। ये आम बोलचाल में जो हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बदमाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले जुड़कर उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं। किसमें? किसी भी शब्द के पूर्व जुड़ते हैं, पूर्व जुड़ते हैं, याद रख लेना ये। बदमाश में कौन सा होगा? बद, बद आ जाएगा। तो बद में उसमें कौन सा उपसर्ग आएगा? ये बद आ जाएगा। बद अरबी फारसी वाले होते हैं, ये अरबी फारसी के होते हैं। जैसे बदमाश, बद बदकिस्मत हो गया, बदमिजाज हो गया, और सारी चीजें होती हैं। तो ये उपसर्ग है बद। नेक्स्ट, मटर गश्ती किस भाषा का शब्द है? देखो कुछ शब्द देखो यहाँ, मटर गश्ती किस भाषा का शब्द है मैं यहीं पर बताऊंगा आपको। मटर गश्ती आपका पश्तो भाषा का शब्द है। इसी में आ जाता आपका जमाल गोटा, जमाल गोटा। और इसी में आता आपका गुंडा, ये भी पश्तो भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द कौन कौन सा हो सकता है? जैसे अदालत, अदालत, कलम शब्द हो जाएगा, किताब शब्द हो जाएगा, अखबार शब्द हो जाएगा आपका, और दुनिया शब्द हो जाएगा, आदमी हो जाएगा आपका, औरत हो जाएगा आपका। ये शब्द अरबी के हैं। तुर्की के कौन सा है? दरोगा शब्द तुर्की का है। उर्दू तुर्की का शब्द है। दरोगा हो गया, उर्दू हो गया, कालीन हो गया, कालीन हो गया, बहादुर, लफंगा। ये शब्द किसके होंगे? दरोगा, बहादुर, लफंगा, चारपाई,
चमचा, बेगम, बेगम, बेगम भी हो गया। लाश, लाश शब्द क्या है, ये भी है। फिर इसमें हो सकता है धागा, और आपका ये शब्द इसमें हो गया। ठीक है, समझ में आएगा इतना। कैंची, कैंची भी ये तुर्की शब्द है। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से आएंगे, जैसे काजू हो जाएगा, अलमारी हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, संतरा, तोलिया, फीता, ये शब्द पुर्तगाली शब्द है। समझ में आ गया। जितने मैं बताते रहूं, मैं डेली बताऊंगा आपको, यही चीजें डेली रिपीट करूंगा, डेली रिपीट करूंगा। आप ना भी याद करना चाहोगे तो भी मैं आपके दिमाग में ऐसा बिठा दूंगा कि आप इसको भूल नहीं पाओगे। समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सावधानी शब्द में प्रत्यय बताओ। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। एक प्रत्यय भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कृत और एक होता है तद्धित। कर्त और तद्धित। कर्त का मतलब क्रिया, ऐसे याद करो, ट्रिक से। क्रिया से जो बनते हैं वो कृत हैं, और जो किससे बनते हैं, जो बाकी शेष, शेष कौन से हो जाएंगे, शेष आपके तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे सावधानी शब्द में प्रत्यय बताओ, तो सावधान पूरा शब्द हो जाता है एक सावधान, और बचा कौन सा, ई। कौन से वाला ई बचा, ये बड़ी वाली मात्रा है तो बड़े वाला ई बचा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कौन सा प्रत्यय है आपको पता है, ये तद्धित है, तद्धित प्रत्यय, क्योंकि ये क्रिया नहीं, सावधान कोई क्रिया नहीं होती। समझ में आ गया, सावधान कोई क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट, जंगम का विलोम शब्द क्या है। जंगम किसको कहते हैं, जंगम और स्थावर। जंगर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम का स्थावर। जैसे जंगम को बोलते हैं इमूवेबल संपत्ति। जैसे आप मानव संपदा पोर्टल पर भरते हैं ना, मूवेबल इमूवेबल जो आपकी प्रॉपर्टी भरते हैं, तो जंगम वो होती है जो स्थिर होती है, जंगम वो होती है मूवेबल, मूवेबल। जंगल होती है मूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप इधर उधर लेकर जा सकते हैं। स्थावर होती है जो एक जगह स्थिर रहती है। समझ में आ गया आपके इतना। जंगम का मतलब जो मूवेबल, और इमूवेबल होती है स्थावर। समझ में आया इतना। नेक्स्ट, अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब अग्नि के कौन से नहीं है, इसमें से तीन है जो अग्नि के हैं लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है, अनल अग्नि का है, बिल्कुल है। रोहतास है, बिल्कुल है। वैश्वानर है, बिल्कुल है। हुताशन है क्या, हुताशन बिल्कुल है, ये इंपॉर्टेंट है हुताशन वाला, इसको जरूर याद रखना। लेकिन अम्य नहीं है, अम्य किसका होता है, अमृत का होता है, पीयूष का होता है, सुधा, सोमरस, ये क्या है, अमृत के, अम्य। समझ में आ गया। तो हुताशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना। अनल, रोहताश, वैश्वानर, हुताशन इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी समानार्थी। नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है इसमें, इसमें हमें बताना कि नाग का शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो नाग को हाथी भी बोलते हैं, नाग को सांप भी बोलते हैं, नाग को बादल भी बोलते हैं, लेकिन रथ नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते, रथ नहीं बोलते। समझ में आ गए। अब नेक्स्ट देखो, एक होता है सकल, एक होता है सकल, और इनका हमेशा युग में बताना। ये होते हैं समश्रुति भिन्नार्थक, यानी समश्रुति का मतलब होती है जो सुनने में तो लगे समान, भिन्नार्थक लेकिन उनके अर्थ क्या हो, अलग हो। सुनने में समान लगेंगे लेकिन अर्थ अलग हो। जैसे सकल, सकल देखने में बिल्कुल, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आ रहा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सकल। सकल तो आप जानते क्या होते हैं, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, शक्ल यानी चेहरा, सकल टुकड़ा, तो टुकड़ा और चेहरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, टुकड़ा और चेहरा। अब नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए शब्द बताना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अकिंचन। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको बोलते हैं अकिंचन। ठीक है। अब नेक्स्ट, अत्याचार शब्द में संधि का रूप क्या होगा। संधि तीन तरह की होती है, एक कौन कौन सी, एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, और ये होती है आपकी विसर्ग संधि। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब स्वर संधि को मैं यही समझा देता हूं क्योंकि ये थोड़ी आसान है, तो इसको तुरंत बता दूंगा। स्वर संधि में होती है आपकी, एक तो गुण स्वर संधि होती है, एक होती है कौन सी, यण होती है, एक होती है आपकी वृद्धि होती है, फिर होती है आपकी अयादि होती है, फिर होती है आपकी दीर्घ होती है। अभी रिलेट करता हूं मैं, वन नंबर वन से रिलेट करूंगा, ए को और आ को, बस
इसमें 2 ही वर्ण रखूंगा ये स्वर में। दूसरे नंबर पर स्वर की संख्या कितनी होती है, पहले मुझे ये बताओ। स्वर होते हैं टोटल 11। और दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा ईकू, ऊकू, रीकू, ई, ऊ और रीगू रखूंगा मैं इसमें। और इसमें फिर और कौन सा आ जाएगा, ऊ रखूंगा और ओ ऊ रखूंगा और ओ रखूंगा। समझ में आ गए। तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा संयुक्त स्वर ए, आई और औ। अब जब भी मैं गुण संधि करूंगा तो 1+2 करूंगा। 1 में क्या है, ए और आ, और 2 में ई ऊ री है। जब भी मैं यण संधि करूंगा तो गुण में अणे लास्ट में है, यण में ने, तो इसका उल्टा 2+1। 1 की जगह आप क्या करोगे, शेष कर दो, शेष। शेष का मतलब क्या होता है, या फिर इसको लिख सकते हो 2 प्लस शेष 1+3। शेष यही तो बचे 1+3, इस तरह से। या शेष का मतलब जो 2 में कितने हैं, ये 4 है, 5 है, बाकी 6 इसमें आ जाएंगे। वृद्धि को हम करेंगे 1+3 से, ठीक है। और आयादी में हो जाएगा 3 प्लस शेष, 3 प्लस शेष। शेष कौन सा, 3। अगर भाई हमारी तो 1 2 3 तक है, 3 अगर हमने यहाँ लिख दिया, शेष क्या बचेगा 1 और 2, यही तो बचा शेष। यहाँ हमने जब 2 लिख दिया, हमारे 3 ही तो है, 1 है, 2 और 3। जब मैं 2 लिख दूंगा तो 1+3, 1+3 यानी 1 के भी आपको याद रखना कौन से हैं, और 3 के भी याद रख लेना, जो आएगा वही उत्तर रहेगा। समझ में आ गया। इस तरह दीर्घ में क्या होता है, 1+1 रहेगा, 2+2 रहेगा और 3+3, यानी समानार्थ होते हैं इसमें, इसलिए दीर्घ बोलते हैं। समझ में आ गया इतना, आपके बहुत आसान है, समझ जाओगे। जैसे अत्याचार शब्द का संधि रूप क्या होगा, अत्याचार का होता है अति जमा आचार। इसमें से क्या निकालेगा, छोटे वाला ई है तो ये ई लिख दिया, और इसमें क्या लिख दिया, ये आ मान गया। तो ई प्लस आ, ई किस में पड़ता है, ई आपके दूसरे में पड़ता है, ठीक है। और ए कौन सा पड़ता है आपका, ये ए और आ पहले में पड़ता है, जहां 2+1 करे, 2+1, 2+1 आ गया। शेष का मतलब होता है यहाँ 1 और 3 दोनों में से कोई भी, तो 2 प्लस शेष में आ गया, कौन सा आ गया, ये यण संधि। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, ये तो आपका सही हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। समझ में आ गया। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है, परमेश्वर शब्द को क्या बोलते हैं, परम है जो ईश्वर, क्या बोलते हैं, परम है जो ईश्वर। तो कर्मधारय समास है इसमें, ऑप्शन सी। कर्मधारय समास में क्या होता है, जहां विशेषण विशेष्य, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, उपमेय उपमान होता है इसमें, जहां पर। समझ में आ गए। तो यहाँ होता है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर। ये कारक वाला, जहां कारक होते हैं तत्पुरुष समास वही होता है, कारक विभक्ति। अव्ययभावी समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद उपसर्ग हो। इसमें क्या होता है, प्रथम शब्द इसमें क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग जैसे आजन्म, भरपेट, यथाशक्ति, प्रतिमान, ये शब्द। बहुव्रीहि समास का क्या होता है, कोई इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे ईश्वर के नाम इसमें बहुत ज्यादा आते हैं। ईश्वर के नाम जैसे गजानन हो गया, दशानन हो गया आपका, पीतांबर, पीतांबर यानी जो पीले वस्त्र धारण करता है, कौन, नारायण भगवान हो गया, कृष्ण भगवान हो गया। तो इस तरह से ये समझ में आ गया आपको। अव्ययभाव समास में कौन सा शब्द प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान, और वो अव्ययी रहता है। अव्यय का मतलब होता है जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक गिलास पानी देना, वाक्य का प्रकार बताना। वाक्य की बात कर लेता हूं। वाक्य एक तो होता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग या विकार के आधार पर। प्रयोग या विकार के आधार पर दो होते हैं, एक होते हैं विकारी, दूसरे होते हैं अविकारी। अब इनके नाम से विकारी में जो विकार उत्पन्न हो जाए, जिसे हम बदल सके, किसके कारण, लिंग वचन और कारक के अनुसार जिसे बदल सकते हैं, और जिसे नहीं बदल सकते वो अविकारी होता है। देखो मैं बताऊं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होता है, टोटल 8 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध होता है ना, फिर संबंध होता है, फिर होता है समुच्चय, और फिर होता है आपका पर्सनवाचक। क्या होता है, पर्सनवाचक होता है, यही होता है ना। विस्मयबोधक भी बोलते हैं, विस्मयबोधक होता है, सही बात है, पर्सनवाचक नहीं, विस्मयबोधक होता है। समझ में आ गया। तो जो शुरू के 4 होते हैं वो तो होता है विकारी, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, और जो लास्ट के 4 होता है वो अविकारी। जैसे क्रिया विशेषण हो गया, ये भी अविकारी होता है, क्रिया विशेषण। और आपका जैसे समुच्चय होता है, और
समुच्चय हो जाता है, समुच्चय बोधक भी विकारी, विस्मयकारी जो होता है, और एक होता है प्रश्नवाचक। ये सब क्या है? विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, संबंध जिसको समुच्चय बोधक भी बोलते हैं, और एक आपका बन जाएगा क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? अविकारी। तो एक गिलास पानी देना, अब अर्थ के आधार पर कितने तरह के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निषेध, निषेधवाचक, एक एक होता है निषेधवाचक, और एक होता है विधिवाचक, और तीसरा कौन सा होता है? आज्ञा, आज्ञावाचक। फिर चौथा होता है संकेत, पांचवा होता है संदेहवाचक, फिर छठा होता है इच्छावाचक, सातवां प्रश्नवाचक, और फिर विस्मयवाचक, विस्मय। तो इसमें एक गिलास पानी देना, मैं किसी को आज्ञा दे रहा हूं ना, आज्ञा दे रहा हूं, तो यह हो जाएगा आज्ञावाचक। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आपको बस इतना सा याद रखना था। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसे रसराज भी कहा जाता है। तो रसराज किसको कहा जाता है? यानी रसों का राजा किसको बोलते हैं? श्रृंगार रस को। किसको बोलते हैं? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का जो शत्रु किसको माना जाता है? शत्रु माना जाता है जुगुप्सा को, जुगुप्सा रस को। किसको बोलते हैं? विभत्स, जुगुप्सा या विभत्स को। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जिसका क्या होता है? घृणा होता है इसका। स्थायी भाव क्या होता है? घृणा होता है। और इसका मित्र किसको माना जाता है? मित्र कौन सा है? मित्र ये है हास्य रस। समझ में आ गया? श्रृंगार रस का। रस, रस के 4 भेद होते हैं। रस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं। कैसे? अवयव, विभाव होता है, एक होता है अनुभाव होता है, एक संचारी भाव होता है, और एक होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, और आपका विभाव की संख्या 2 होती है, आलंबन और उद्दीपन, और अनुभाव की संख्या आपकी टोटल 8 होती है। समझ में आ गया इतना आपके? श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? रति होता है। कौन सा होता है? रति होता है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? टोटल 8 है। किसको रस नहीं माना उसने? शांत रस को रस नहीं माना। 9वां रस है शांत। इसकी रचना किसने करी थी? उद्भट ने, उद्भट ने। 10वां रस किसको माना गया? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है। इसकी किसने उत्पत्ति करी थी? विश्वनाथ ने। किसने? विश्वनाथ। इसके प्रतिपादक कौन है? विश्वनाथ। 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस। इसके प्रतिपादक रूप गोस्वामी है। समझ में आएगा? जो मैं बोल रहा हूं इसमें जगह कम है, आपको लिखते चले जाना, लिखते चले जाना। 9वें रस के उद्भट, 10वें रस के आपके विश्वजीत और विश्वनाथ, और 11वें के रूप गोस्वामी है। समझ में आ गया? भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? भय होता है। करुण रस का होता है शोक। हास्य रस का होता है आपका हास। दोस्तों मेरी खुद की आदत है, जब तक मैं एक्सप्लेन ना करूं मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता। अब नेक्स्ट देखते हैं। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई में। कौन सा छंद है? छंद को हम पिंगल भी कहते हैं, छंद को पिंगल भी कहते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं जरूर बताऊंगा, चाहे आप कहो और या ना कहो, मैं तो बताऊंगा भैया, क्योंकि मुझे लगता है ये जरूरी चाहिए। सबसे पहले होता है चरण। चरण, इसको हम पद भी बोलते हैं। समझ गए? जैसे इसमें कितने चरण है? 1 2 3 4, 4 चरण है इस तरह से चरण। फिर होता है कर्म या संख्या। कर्म या इसको हम संख्या बोल सकते हैं। कर्म या संख्या बोलते हैं। इसमें कितने कर्म, क्या संख्या, जैसे 13 पे है, 14 पे है, इस तरह। फिर होता है वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा, वर्ण या मात्रा में जैसे लघु की मात्रा, गुरु की मात्रा। समझ में आ गए? फिर आपका होता है यति। यति क्या होता है? यति को हम विराम बोलते हैं, यति को हम विराम बोलते हैं। जैसे ये विराम लगे हुए इसमें, ये लगे, ये भी तो विराम है, ये भी विराम है। समझ में आ गई? फिर होता है गति। गति का मतलब होता है लय। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जो लय में गाया जाता है, गति, लय। तो आपका चरण हो गया, एक हो गया आपका ये, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा हो गया आपका गति, और आपका छठा आपका हो जाता है तुक। तुक जगह सोए होए, होए सोए, तो ये होता है आपका तुक। तो आपका चरण हो गया, क्रम या संख्या, वर्ण या मात्रा, यति या विराम, गति। फिर होता है आपका गण। गण किसको कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को। 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती? 8। जैसे यह माता, राजभान, सलगा, स्ट्रिक्स आप याद करते हैं इसको। समझ में आ गया? अब मैं बताता हूं आपको वर्ण या मात्रा। अब बताऊं कैसे। देखो मात्रा, मात्रा 2 तरह की होती है। एक होती है लघु, एक होती है दीर्घ। लघु में आपका ए आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा और री आएगा, बस। और बाकी शेष
और एक इंपॉर्टेंट बता दूं, जो ये अंग वाला होता है, ये भी आपका क्या आता है इसमें, जो ये अनुस्वार है, ये भी आपका दीर्घ में ही आता है। इसमें एक मात्रा काउंट करेंगे और इसमें हम दो मात्रा काउंट करेंगे। अब इनको हल करते हैं खुद से, आप समझ जाओगे। में देखो, इन चारों में से अगर कोई नहीं मिलता तो डबल मात्रा लगा दो। अगर ए ई उ री में से कोई दिखाई नहीं देता तो तुरंत चार मात्रा। जैसे ये आई की मात्रा है तो इसमें कितने गए, दो। ये दो। मैं इसको पहले यहां से मिटा लूं। पहले मैं इसको मिटाऊंगा यहां से, क्योंकि इसको मिटाऊंगा तभी तो मैं लिख पाऊंगा इसमें आगे, आपको तभी तो समझा पाऊंगा। समझ में अब बताता हूँ। देखो, मेरी इसमें कितनी, इसमें भी दो और इसमें भी दो, इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो, इसमें दो, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा। ये छोटी वाला ई आ गया तो इसमें भी एक मात्रा। ये ओ की मात्रा तो ये दो, ये एक। अब नेक्स्ट, इसमें दो हो जाएगा, इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो, फिर इसमें दो, इसमें दो, दो ही आएगा ना, बड़े वाला ई है। फिर इसमें एक, इसमें दो। और जब छोटा बड़ा अक्षर आ जाए तो वहां दो मात्राएं आ जाती थी। यहाँ पर दो मात्राएं, ये एक मात्रा है। फिर ये एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। यदि आधा पूरा अक्षर आ जाता है ना तो उसे दो मात्रा में काउंट करते हैं। और ये छोटा वाला ऊ है तो एक मात्रा, ये भी एक मात्रा, ये दो मात्रा, ये एक मात्रा। अब इसको काउंट करते हैं तब हम बताएंगे। देखो, बोर नहीं होना आपको। ये चीज अगर समझोगे तो एग्जाम में दे पाओगे उत्तर, वरना फिर रटते ही रह जाओगे। देखो, दो और दो चार, और दो छह, और दो आठ, और दो 10, और एक 11, और दो 13। शुरू में 13 मात्राएं। फिर देखो, दो और दो चार, और दो छह, और दो आठ, और तीन 11। अब हमने देखा कि 13 11 मात्राएं किस में होती है, विषम चरण में। 13 मात्राएं दोहे में होती है, तो ये क्या हो जाएगा, दोहा। भाई दोहे में तो होती है 13 11 मात्राएं, ये विषम चरणों में होती है और ये सम चरणों में। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, इसमें 11 13 होती है, ये विषम में होती है, ये सब में। तो इतना समझ में, अगर रोले में 24 मात्राएं होती है, गीतिका में 26 मात्राएं होती है। दोस्तों, आपको समझना है, प्रैक्टिस सेट में अगर नंबर बढ़ाने तो ऐसे ही बढ़ेंगे नंबर, वरना नहीं बढ़ेंगे। आप हर दिन 30 करोगे तो हर दिन 30 ही करते रहोगे जब तक सीखोगे नहीं। जो गलत होता है उसको पढ़ो, समझो। और जो मैंने आपको समझाया ना, मेरा वादा है, आप खुद से लगाओ कोई भी छंद, आप तुरंत दे दोगे उत्तर। घबराना नहीं है आपको, बस इतना समझना, ये जो चार वर्ण है, ए ई छोटा ऊ और री, इन सब की मात्रा अगर नहीं है तो ठीक, इनमें सब में एक मात्रा, बाकी सब में दो मात्रा आनी है आपको, चाहे आधा पूरा अक्षर भी हो, किसी पे बिंदी भी आ जाए तब भी। अब देखो, पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात क्या है, पीपर पात क्या है, तो पीपर पात सरिस, सा सी से सम सरिस, ये कौन सा अलंकार है, इसमें मुझे ये तो पता चल गया, ये उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा अलंकार है। तुलना करी जा रही, उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं, चार इसके अंग होते हैं। कौन कौन से, उपमा अलंकार में पहला तो होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, फिर इसमें होता है वाचक शब्द, फिर होता है इसमें साधारण धर्म। अब हम कैसे करोगे, देखो बताता हूं। उपमेय होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमान, उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाती है। देखो, एक तो उपमान जिसकी विशेषता बताई जाती है, उपमान से जिससे तुलना की जाती है। उपमा जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे करी जा रही। अपमान से यह है जिससे, जिससे तुलना की जाए। उपमेय की और जिसकी, जिसकी की जाए और जिससे की जाए। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन जो है हमारा, इसकी तुलना किससे की जा रही है बताओ आपको, पीपल के पत्ते से कह रही कि पीपल के पत्ते जैसा मन है। तो मन क्या हो गया आपका, मन क्या हो गया, मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। उपमेय क्या हो गया, मन हो गया आपका उपमेय। भाई मन से ही तो, किससे, उपमेय की तो, मन की तो तुलना की जा रही किससे, पीपर के पत्ते से, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान। पीपर का पत्ता क्या होगा, उपमान है। सा सी से समसरिस, ये क्या होते हैं, ये वाचक शब्द होते हैं। और डोला शब्द साधारण धर्म हो जाएगा आपका। तो इसमें पीपर पात के बारे में पूछा, तो पीपर पात क्या हो जाएगा, उपमान ही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान। उपमान का मतलब वो होता है जिससे तुलना करी जा रही, पीपर के पत्ते से तुलना करी जा रही, किसकी, मन की तुलना की जा रही। तो समझ में आ गया आपके। अब नेक्स्ट, अलंकारवादी कवि केशव है, याद रखना। आगे नाथ ने पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ बताना मुझे। तो इसमें आगे नाथ ने पीछे पगहा, समझ जाओ, जिसके आगे पीछे कोई ना हो
तो किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या कितनी बताई है? भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या कितनी बताई है? इसी के लिए मैंने ब्लैंक स्लाइड छोड़ी थी, और ये टॉपिक ना पूछा जाता है लेकिन आप इसको कर नहीं पाते, और आज के बाद इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या कितनी बताई थी? 10। ये तो मैंने बता दिया। अब इसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा जरूर आपके कहने पे। तो इसमें समझो, पहले सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले कुछ चीजें मैं लिख देता हूं। एक लिख देता हूं मैं काव्य, काव्य हेतु लिखूंगा एक जगह में, मैं लिखूंगा काव्य हेतु, फिर लिखूंगा मैं काव्य गुण, काव्य, काव्य रीति, काव्य रीति, और फिर लिखूंगा काव्यवर्ती, काव्यवर्ती। जो जो लिखूंगा आप उसको पढ़ते जाना दोस्तों, काव्यवर्ती। फिर मैं लिखूंगा नाट्यवर्ती, नाट्यवर्ती। जो जो बताऊंगा वो सब समझ जाना, परेशान होना नहीं है। काव्य हेतु कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभ्यास, दूसरे नंबर पर प्रतिभा, तीसरे नंबर पर व्युत्पत्ति। अभ्यास, प्रतिभा और क्या होता है? व्युत्पत्ति। इतना समझ में आ गया? फिर मैंने देखा काव्य गुण। काव्य गुण कितने होते हैं? काव्य गुण भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक होता है माधुर्य, माधुर्य, एक होता है आपका ओज, और एक होता है आपका कौन सा? और प्रसाद। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड होता है। समझना आपको ध्यान से। माधुर्य गुण में हमारा रे और ले वर्ण आते हैं, समझ में आ गया? ओज में हमारे टे वर्ण आता है, टे जो होता है कठोर व्यंजन। प्रसाद, प्रसाद में जैसे एक रस आता है भक्ति रस, भक्ति रस और शांत रस, भक्ति और शांत रस, ये इसी में आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि माधुर्य रस में कौन कौन से, माधुर्य में गुण में कौन कौन से रस आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है मैं बताता हूं, कि जो माधुरी थी वो श्रृंगार करते हुए हंस रही थी और अपनी करुणा का वात्सल्य बिखेर रही थी। माधुरी तो हंस रही थी ना श्रृंगार करते हुए, माधुरी श्रृंगार करते हुए हंस रही। तो मैं आप कहो तो यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं मैं इसका माधुर्य का। माधुर्य में एक तो होता है आपका श्रृंगार रस। कौन सा? माधुर्य में एक तो श्रृंगार रस होता है, दूसरा रस होता है आपका, माधुरी क्या कहती? श्रृंगार करते हुए हंस रही थी, तो यानी हास्य, और अपनी करुणा का क्या बिखेर रही थी? करुण रस। वात्सल्य बिखेर रही थी, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। ओज में कौन सा होता है आपका? ओज की बात बताऊं, इसमें होते हैं हमारे 4। कौन कौन से? एक होता है विभत्स, ये आपको समझना होगा। विभत्स लिखते रहो मेरे साथ साथ इसे, विभत्स, और होता है रौद्र, विभत्स, रौद्र, और वीर, भयानक, भयानक। समझ में आ गया? अब हम इतना आपके समझ में आ गया ना, ये इतना होता काव्य गुण। काव्य हेतु मैंने बताया 3, एक अभ्यास, प्रतिभा और व्युत्पत्ति। इतना समझ में आया? काव्य गुण मैंने 3 बताए, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण में रे और ले वर्ण आते हैं जिनको मधुर व्यंजन बोलते हैं, और ओज में आपका टे वर्ग जिसको कठोर बोलते हैं। प्रसाद में आपका भक्ति और शांत रस आता है। ओज में आपका विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक रस आता है। माधुरी में आपके लय और रे वर्ण आते हैं। माधुरी में आपके रस, श्रृंगार, हास्य, करुणा और वात्सल्य रस आता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेरे भैयों बोर मत होना, इसको लिख लो। काव्य रीति, काव्य रीति क्या है? काव्य रीति के प्रवर्तक कौन थे? वामन। और ये भी कितनी होती है? 3 होती है। काव्य रीति 3 होती है। कौन कौन सी 3 होती है भाई काव्य रीति? अब बताता हूं। पहली होती है वैदर्भी, वैदर्भी। दूसरी होती है गोड़ी, गोड़ी। तीसरी होती है आपकी पांचाली, पांचाली। समझ में आ गया? ये आपको समझना है। फिर हम काव्यवर्ती, काव्यवर्ती के प्रवर्तक कौन थे? मम्मट। कौन थे? आचार्य मम्मट, मम्मट थे, आचार्य मम्मट थे। तो इसको कैसे करोगे? ये भी 3 होती है। कौन कौन सी? एक होती है उपनागरिका, उपनागरिका,
एक होती है उपनागरिका, एक होती है उपनागरिका, फिर दूसरी होती है पुरुषा, फिर तीसरी होती है कोमला। इसको लिखते रहना भैया, मेरी राइटिंग इतनी साफ नहीं है। अब हम नाट्यवृत्ति को यहां देख लेते हैं। अब हम देखते हैं नाट्यवृत्ति। नाट्यवृत्ति, नाट्यवृत्ति के कितने पार्ट्स होते हैं? नाट्यवृत्ति के होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब कैसे देखेंगे बताता हूं। नाट्यवृत्ति के 4 होते हैं, कौन कौन सी होती है? एक होता है कैशिकी, फिर दूसरा होता है सत्यवती, सत्यवती, फिर होता है आपका आरमट्टी, आरमट्टी, फिर पांचवा होता है केशिकी, सत्यवती, अरवट्टी, और चौथा होता है आपकी भारती। ये होती है भारती। केशिकी में रस आता है आपका श्रृंगार रस, और सत्यवती में आता है विभत्स और रौद्र, रौद्र रस। अरमट्टी में आपका सत्यवती में आपका वीर रस आता है। सॉरी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। सत्यवती में आपका कौन सा रस आता है? सत्यवती में आता है आपका वीर रस, वीर रस। इसमें आते हैं आपका ये विभत्स, अरमट्टी में विभत्स और रौद्र। भारती की में अद्भुत रस आता है और करुण रस आता है। समझ में आ गया? तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। काव्य हेतु कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं काव्य हेतु? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से काव्य हेतु होते हैं? एक होता है अभ्यास, प्रतिभा और व्युत्पत्ति होती है। काव्य गुण, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3। माधुर्य होता है, ओज होता है, प्रसाद। माधुर्य गुण में लय और रैवर्ण होते हैं आपके, लय और रैवर्ण होते हैं। ओज गुण में आपके टय वर्ग आता है, टय, टय ठय डय ढय। इसमें रस विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक रस होते हैं। समझ में आ गया इतना? प्रसाद में भक्ति और शांत रस होते हैं। काव्य और माधुर्य में रस होते हैं श्रृंगार, हास्य, करुण और वात्सल्य। इससे आपको घबराने, इसको लिख लो, यहां से क्वेश्चन आया और आप पढ़ते नहीं इसको। काव्य रीति 3 तरह की होती है, वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली। बस इतना याद रखना। काव्य रीति के प्रवर्तक वामन थे, आचार्य। काव्यवर्ती भी 3 तरह की होती है। काव्य रीति थी काव्यवर्ती, उपनागरिका, पुरुष और कोमला, इसके मम्मट थे। नाट्यवर्ती 4 की केशिकी, सत्यवती, अरमट्टी और भारती। भारती में अद्भुत और करुण रस, अरमट्टी में आपके होते हैं विभत्स और रौद्र रस, और सत्यवती में वीर रस होता है, और कैशिकी में श्रृंगार रस होता है, और हास्य रस, हास्य, हास्य रस भी उसमें होता है। समझ में आ गया? इतना आपके समझ में आ गया? अब हम बताते हैं काव्य। देखो काव्य गुण, काव्य गुण, और एक लिख दिया मैंने काव्य दोष। इनको 2 पार्ट्स में हम लिखेंगे। भरत, भरत मुनि, वामन, भरत ने दंड, दांडी, वामन, विश्वनाथ और मम्मट। ठीक, अब मैं इसको ऐसे पार्ट्स में बांट रहा हूं, यहां आपको देख लेना है। जो जो मैं बताऊं वो आपको समझना ही होगा दोस्तों, तभी आएगा इंटरेस्ट इसमें, तभी आएगा। भरत, इसने 10 बताई काव्य गुण की संख्या, काव्य दोष भी 10 बताए। वामन, ये दांडी थे, दांडी ने 20 काव्य गुण बताए, 20 ये बताए, नहीं 10 10। वामन ने भी 10 ये 10 ये। समझ में आ गया? भरत मुनि और दंडी ने 10 काव्य गुण, 10 काव्य दोष, 10 काव्य गुण, 10 काव्य गुण। वामन ने 20 काव्य गुण बताए और 20 काव्य दोष बताए। विश्वनाथ ने यहाँ कुछ नहीं लेकिन काव्य दोष बताए हैं। विश्वनाथ ने 70, कितने? 70। और इसने कितने बताए? इसने कहा मैं तुमसे ज्यादा बताऊंगा। मम्मट ने 76 बता दिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो भैया, इसमें तुम परेशान मत होना। इंपोर्टेंट मैंने आपको बहुत चीज बताई है, इस टॉपिक को कोई नहीं करवाता, और मैंने ये एक ही स्लाइड में सब कुछ करवा दिया। इसको लिख लो, वीडियो को चाहे दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करके पीछे से आप इसको दोबारा देख लो, सुन लो, इसको अपनी कॉपी में उतार लो, और यहां से क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम्स में आता है। और आप इसको कर ही नहीं पाते क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता। कौन पढ़ाता है इसको? आप मुझे बताना। कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, सब वो हल्के फुल्के कराते हैं। देखो, जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, जो सिलेबस में आता वो नहीं पढ़ेंगे, तब तक नंबर नहीं आता। फिर आप एग्जाम्स में जाते हो, कहते हो यार ये तो क्वेश्चन हमें बताया नहीं, बताता ही नहीं कोई। दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट की तरह हूं, आप मुझे, मैं आपका भाई हूं,
इस बात को समझो। और मैं आपके साथ कभी गलत नहीं करूंगा, मैं हमेशा वही चीज बताऊंगा जहां मैं अटकता था। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैं जहां अटकता था, जो मेरी समस्या थी, जो मुझे कहीं नहीं हल मिलता था, मैं वो आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि आप इसमें बहुत कुछ कर सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपके बहुत फायदे की चीज है ये। चलो अब आगे देख लेते हैं। सिंधी भाषा किस अपभ्रंश से संबंधित है? सिंधी भाषा किस अपभ्रंश से संबंधित है? तो इसमें चार दिए गए हैं। तो सिंधी किससे है? ब्राचड़। लहंदा से कौन सी भाषा है? ये पंजाबी है। मागधी में कौन कौन सी आती है? याद रख लेना, इसमें चार आती है और ये आपको याद कर लेना है, पूछा जाता है। बिहारी, असमिया, बिहारी असमिया, बांग्ला और उड़िया। बांग्ला और उड़िया ये आती है सब मागधी में, याद रख लेना। शोर सैनी में आपका पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है और पहाड़ी भी आती है। पहाड़ी का एक अलग सा ब्रंश है खसबी। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया। एक होता है अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी। अर्धमागधी में आपकी कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पंक्ति किसकी है? कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज पे पंछी वैसे आवे। तो ये किसकी है? किसकी है ये आपके सूरदास जी की है पंक्ति। पंक्तियों की मैंने ट्रिक बना रखी दोस्तों, आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लीजिए, वहां पंक्ति 70+ पंक्ति है और उससे तो बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं दावा नहीं करता, पढ़ के खुद बताओगे कि भैया बहुत अच्छी है। प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं की ट्रिक बनाई हुई है, बिल्कुल माइंड मैप की तरह बनाई है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उस पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन स्थल भी है, संपादक भी है, कहाँ से प्रकाशन स्थल हुए थे वो भी है, नाम क्या है। तो अगर तीन उसके लेखक है तो तीनों भी ट्रिक से याद है। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे रैदास की पंक्ति कौन सी है? रैदास की पंक्ति ये भी तो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी तो है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी किसकी है? रैदास की है। मीराबाई की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम्म? कबीरदास जी की कौन सी है? कबीरदास जी की तो बहुत बहुत है भाई। मसी कागज छूने कलम गई नहीं हाथ, बहुत सारी पंक्तियां हैं, वो सब मैंने लिखी हैं, देख लेना जा करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था। तो काव्य संग्रह कौन सा था? इसका था निहार। और ये अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, मेरा परिवार, क्या है इनके? ये क्या है? अतीत के चलचित्र, ये सब इनके रेखा चित्र है। रेखा चित्र, ये रेखा चित्र, ये पूछे जाते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा और मेरा परिवार। समझ गए? ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, चांद पत्रिका के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट है, चांद पत्रिका के संपादक कौन है ये आपको बताना। तो चांद का प्रयोग कौन करते हैं आप ये बताओ। इसकी ट्रिक मैं यही भी बता देता हूँ, इसकी ट्रिक मैंने बनाई भी है, प्लेलिस्ट भी है इसके लिए अलग से। चांद पत्रिका के संपादक कौन है? तो चांद कौन धारण करता है? महादेव भगवान करते हैं ना, नहीं करते? तो चांद का प्रयोग कौन करते हैं? महादेव। तो महादेवी वर्मा। प्रयोग का मतलब हो जाएगा प्रयागराज। तो प्रकाशन स्थल कहां से हो जाता है इसका? प्रयागराज। तो चांद का प्रयोग महादेव करते हैं, चांद पत्रिका और महादेव प्रयोग करते हैं, प्रयोग सा प्रयागराज। इसी तरह से मैंने याद कराई है पत्र पत्रिकाएं, आप जाकर देख लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको उसको पढ़ने में। अब नेक्स्ट, गद्यांश है, इसके प्रश्न है 3, वो आपको उत्तर देना है। कि रामू एक मेहनती लड़का था, वह रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता था। उसके गांव में पढ़ाई के अच्छे साधन नहीं थे, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन हमेशा उन्होंने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। रामू का सपना था कि वह एक दिन पुलिस अधिकारी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अपनी लगन और मेहनत के कारण वह परीक्षा में सफल हुआ। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। रामू कैसा लड़का था? अच्छा, आपने पढ़ा है गद्यांश, कैसा था? आलसी तो बिल्कुल भी नहीं था, डरपोक भी नहीं था, कमजोर भी नहीं था। क्या था वो? मेहनती था। इसी तरह आपको देखना है रामू के गांव में क्या कमी थी। सड़क की तो कमी नहीं थी, पानी की भी नहीं थी, बिजली की नहीं, पढ़ाई के साधन की कमी थी। किसकी? पढ़ाई के साधन की। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? अच्छा, गद्यांश का मुख्य विषय आपको कैसे ढूंढना है? जिस शब्द का प्रयोग गद्यांश में सबसे ज्यादा बार किया गया हो, वो शब्द ही आपका मुख्य टाइटल होता है। इसमें शब्द क्या है? परीक्षा की तैयारी, रामू की ईमानदारी, सड़कों का महत्व, क्या है? मेहनत का फल।
भाई मेहनत का फल है, उसमें लिखा ना कि वो मेहनत के दम पर बन गया, तो उसने शुरू से लेकर आखिर तक परिश्रम ही करता रहा। पढ़ाई नहीं थी, लाइट मतलब सुविधा नहीं थी, पढ़ाई आसपास बहुत दूर थी, फिर भी वो जाता था, पढ़ता, तो वो सब क्या है इसमें, उसमें मेहनत ही तो दिखा रहा है गज्जर, तो यही इसका टाइटल होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, 37 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है दोस्तों, जरूर बताना। और भैया एक बात, मुझे बोलते हैं ना थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, लेकिन कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर करो, और कमेंट में भैया लिख दिया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है, और किस टॉपिक के गलत हो रहे वो भी बता दिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।